डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको को लेकर के नया टैरिफ आखिरकार इम्प्लीमेंट कर ही दिया। हालांकि ये दोनों मुल्क अभी कुछ और मोहलत मांग रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब बस हुआ, इससे ज़्यादा मोहलत आपको दी नहीं जा सकती और जो 25% टैरिफ आप पर लगाया गया है वो तो देना ही होगा। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चीन को लेकर के ये जो नए टैरिफ लगाए हैं, इसका असर क्या होगा। क्या अमेरिका पर भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे या अमेरिका पहले की तरह ही उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रॉन्ग मुल्क बना रहेगा, उस पर डिपेंडेंसी तमाम देशों की वैसी ही बनी रहेगी। इसको समझने की कोशिश करेंगे। अजीत, कनाडा, मैक्सिको दोनों पर 25% का टैरिफ लगा देना, ज़्यादातर जानकार ये कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत अजीब है। कुछ लोगों ने इसे पागलपन भी कहा। मैं कमेंट्स देख रही थी दूसरे देशों की, खास करके कनाडा की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें पागलपन शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। लोग कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं एक दूसरे पर निर्भर ज़रूर होती हैं। कुछ आप आयात करते हैं, कुछ निर्यात करते हैं। अमेरिका सिर्फ टैरिफ लगाए जा रहा है बिना ये सोचे समझे भी कि उसे भी आगे चलकर इन देशों को टैरिफ देना होगा और जो खरीदते हैं उन कीमतों पर उसका भी असर पड़ेगा, जो उसके अपने ही बाशिंदों को चुकाना होगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि अमेरिका के इस फैसले के पीछे की असल वजह जो कही जा रही है वही है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी कंट्री है अमेरिका को, वो एक कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और उनका सबसे बड़ा जो फोकस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कि अमेरिका के लिए क्या फ़ायदेमंद है, अमेरिका के लिए क्या नुकसान है। जैसे उनके सहयोगी इलॉन मस्क ने बोला कि नेटो से अमेरिका को हट जाना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता था, अभी भी करता है और उसको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचता जितना यूरोप को फ़ायदा पहुंचता है। यूनाइटेड नेशन मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को नहीं मिलता, दूसरे अन्य देशों को मिलता है। तो ऐसे में जो इस तरह के खर्चे हैं अमेरिका के, वो रुकने चाहिए। 350 बिलियन डॉलर अमेरिका ने मदद दी यूक्रेन को, अब बदले में अमेरिका को क्या मिला? तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप शुरू से बिजनेसमैन रहे हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो इकॉनमी है वो अच्छे से फ्लोरिश करे, ग्रोथ रेट अच्छा हो और अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ना कि दुनिया को फ़ायदा हो। इसीलिए उन्होंने, देखिए, कनाडा उनका सबसे अच्छा एलाई था, बहुत पुराना दोस्त सहयोगी है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह से टैरिफ लगाना और इम्प्लीमेंट कर देना 4 तारीख से, ऐसा लगता है कि न सिर्फ कनाडा के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि कनाडा ने रिटेलिएट किया है, उसने भी 25% लगा दिया है। तो अमेरिकन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में जाते हैं तो 25% महंगे हो जाएंगे। चिकन महंगा हो जाएगा, उनका मक्का महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर महंगा हो जाएगा तो कनाडा दूसरे कंट्री से लेगा, चाइना से लेगा, इंडिया से लेगा, यूरोप से लेगा। विकल्प ढूंढना ये मुल्क भी शुरू करेंगे अगर कीमतें ज़्यादा प्रभावित होती हैं और उसका असर उनकी इकोनॉमी पर भी जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर आपने कनाडा का जिक्र किया। ट्रंप जैसे ही आए वो कनाडा को यूएस में प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली शामिल करना चाहते थे। अपना 51 स्टेट भी उन्होंने कह भी दिया था। बावजूद इसके कनाडा ना तो इसके लिए तैयार हुआ। क्या इसे प्रेशर बिल्टअप स्ट्रैटेजी के रूप में भी देख सकते हैं? और साथ ही साथ चीन को लेकर के एक ड्रग्स का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि क्योंकि इस ड्रग्स को रोक पाने में चीन नाकाम रहा है और कनाडा और मैक्सिको का इस्तेमाल इन रूट्स के ज़रिए अमेरिका तक इन ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा था। ये ऐसा प्रिवेंटिव मेजर है जिसे अब और नहीं टाला जा सकता था। क्या ये तार्किक नज़र आता है? बिल्कुल, देखिए, कनाडा की सीमा और अमेरिका की सीमा दोनों एक सटी हुई हैं और मैक्सिको के बॉर्डर से भी सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स मैक्सिको और कनाडा के जरिए अमेरिका में घुसते हैं। और जो ये फैंटोनिल, ये ड्रग्स है जिसके चलते मतलब अमेरिका में बहुत लोग की मौत हो रही है और बहुत ज़्यादा क्राइम उनका जो है बढ़ गया है, वहाँ पर मर्डर होते हैं। बहुत लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो इन ड्रग्स के चक्कर में बहुत ही क्राइम करते हैं। तो ये फोकस उनका ठीक है, अमेरिका के लिए सही है, लेकिन ये कहना कि नहीं चाइनीज़ तस्कर है, ये कनाडा के जरिए मैक्सिको के लिए जरिए आते हैं। अगर इंडिया में बांग्लादेशी घुस रहे हैं तो ये इंडिया को देखना होगा ना कि कैसे ना घुस पाएँ। ये तो अमेरिका को अपनी कनाडा की ये कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने में ये फेल रहे और अमेरिका उसको लेकर के पनिश कर रहा है इन देशों को।
ये एक इमेज पोर्ट्रेट करने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट हो रही है, लेकिन अमेरिका की कोशिश होनी चाहिए कि जैसे मैक्सिको बॉर्डर पे पूरा सील कर दिया, अब वहाँ से लोग नहीं घुस सकते, जो पहले कहा जाता था डंकी रूट, बहुत सारे इंडियंस भी जाते थे। इसी तरह उनकी कनाडा की सीमा चूँकि बहुत लंबी है, वहाँ पर कोई मतलब बैरिकेड्स वगैरह कुछ नहीं है, सीधे लोग घुस जाते हैं, पूरा एकदम बर्फीला इलाका है, तो वहाँ पर निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक चाइना की बात है, तो चाइना को बीच में ले आना, पहले से उसके साथ ट्रेड वार चल रहा है, तो चाइना के ऊपर टैक्स लगाना, फिर चाइना ने भी टैक्स लगाया, तो ये तो सिर्फ ये इसी कंट्री की बात नहीं ना, इसका असर तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी पे पड़ेगा। यूरोप में हम असर देख सकते हैं, हम अपने सेंसेक्स में देखिए, शेयर बाज़ार में लगातार 8 सेशन हो चुका है और 85,000 से 72 या 73,000 पे आ गया है। शेयर बाजार में गिरावट का दौर भारत में भी देखा गया है। कनाडा की अगर बात की जाए तो उनकी करेंसी भी गिर रही है, मैक्सिको का पेसो भी गिरावट को रिकॉर्ड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास करके शेयर्स में इसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। ट्रंप के फैसले बाजार को प्रभावित कर रहे हैं, इससे अमेरिका खुद कहीं स्ट्रेंथन होगा क्या, ऐसा दिखता है? देखिए, दोनों बातें हैं बिल्कुल। उनकी जो ये रणनीति है, जैसे नाटो से अलग होता है तो बहुत सारे पैसे बचेंगे, यूनाइटेड नेशन से अलग होता है तो ढेर सारे पैसे बचेंगे। और अभी हाल में आपने देखा कि इलन मस्क के जिस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, भारत को 2.1 करोड़ डॉलर की सहायता दी जाती थी वोट को बढ़ा देने के लिए, मताधिकार को बढ़ावा देने के लिए, उसको उन्होंने रोक दिया। तो ये सब वो खर्चे हैं वहाँ पर। वो अमेरिकन समझते हैं कि हम पूरी दुनिया में पैसे देते हैं लेकिन अमेरिका को फ़ायदा नहीं होता है। ये हमारे ऐसे खर्चे हैं जो जिन पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो है बहुत बढ़ गया है और वो पूरी तरह से लायबिलिटी है, उसका कोई मतलब आउटकम नहीं आता है। जो है ये सिर्फ खर्च होते हैं, उसका कोई फ़ायदा अमेरिका को नहीं मिलता है। तो स्ट्रैटेजी तो अच्छी है उनकी, लेकिन इसका कितना फ़ायदा पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के संबंध पे असर। आप किसी देश को 50 साल से पैसा दे रहे हैं और फिर अचानक बंद करते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों देश के संबंध प्रभावित होते हैं। अब अमेरिका अपने नुकसान को कितना कम कर पाता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। चूँकि कनाडा के लिए आपने टैरिफ कर दिया, मैक्सिको के लिए। अन्य विषयों की अगर बात की जाए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप कुछ खरीदते हैं तो कुछ बेचते भी हैं। अमेरिका अपने आप में क्या इतना इंडिपेंडेंट है कि बिना किसी के साथ सामान का आदान प्रदान किए बगैर भी लंबे समय तक उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा? पहला सवाल। दूसरी चीज़ ये कि भारत के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय तक कुछ रियायतें हमें भी अप्रैल तक के लिए मिली हैं, इसके बाद भारत खुद को कहाँ पाता है? और जैसा कि बाकी मुल्क अलग थलग हो रहे हैं, एकजुट बाकी मुल्क और अमेरिका इस तरफ तराजू में एक तरफ दिखाई पड़ता है, भारत कहाँ जाएगा? देखिए, सबसे पहला सवाल का उत्तर है कि अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो उनका डिफेंस सप्लाई पूरी दुनिया में करते हैं, लोगों को हथियार बेचते हैं और आज से नहीं, शुरू से बेचते रहे और काफ़ी कमाई होती है उनकी। और अभी भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तो वहाँ कई बिलियन डॉलर का समझौता हुआ, हथियार की सप्लाई की जाएगी। भारत के साथ जो रिश्ता है अमेरिका हमेशा से, खास करके डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं कि चाहे वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल हो, चाहे वो रॉल्स रॉयस कारें हो या और भी, इनकी कीमत अमेरिका में 1.5 करोड़ रुपए है और यहाँ आके 6 करोड़ हो जाती है। तो ये जो टैक्स लगता है उससे जो हर आदमी खरीदना चाहता है वो केवल धनी लोग खरीदते हैं। तो ये असमानता है। ब्रिटेन के साथ भी व्यापार मुक्त समझौता होने वाला है और इस तरह आगे चलकर बातचीत से समस्याएं सुलझती आई हैं और आगे भी सुलझेंगी। लेकिन इस तरह से एक तरफा यूनिलैटरल डिसीजन लेना, जिस तरह से कनाडा और मैक्सिको और चीन के साथ जो है लिया गया, ठीक है, कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचेगा अमेरिका को, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए अलग थलग पड़ सकता है अमेरिका। यहाँ पर एक सवाल मैं जेलेंस्की की ट्रंप के साथ हुई मुलाकात का भी करूँगी। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, कहा यह गया कि सीज़ फायर एक मोटिव है। सीज़ फायर तो हुआ नहीं, लेकिन जेलेंस्की अलग थलग पड़ गए। हालांकि बाद में यूरोप की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति जताई जा रही है, मदद की बात कही जा रही है। जेलेंस्की को फिलहाल सैन्य मदद नहीं मिलने वाली है, फाइनेंशियल एड नहीं मिलने वाला है। जिस खनिज की खरीद की बात आप कह रहे थे कि अमेरिका हमेशा से यूक्रेन पर आय करता है, उसको लेकर के भी उन्होंने बाइडेन के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये सौदा मूर्खतापूर्ण था। जिस $350 बिलियन का आप
जिक्र कर रहे थे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और सभी एक तरफ होते जा रहे हैं, अमेरिका नए दोस्त बनाने पर आतुर क्यों है? देखिए, जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री की मदद करती है तो सिर्फ वो सेवा के जरिए, सर्विस नहीं होती, चैरिटी नहीं होती है, बल्कि वो देखते हैं कि आगे चल के हमें कितना फ़ायदा पहुंचेगा। जो बाइडन ने $350 दिए रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को, तो जो बाइडन की जो सोच रहा होगा कि चूंकि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा खनिज है, मिनरल्स की भरमार है, बहुत लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स का, तो वो अमेरिका में आए, लेकिन तब तक वो डील फाइनल नहीं हो पाई। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो डील जेलेंस्की से हो जाए, लेकिन जेलेंस्की चूँकि बड़े निगोशिएटर हैं, 3 साल से वॉर देख रहे हैं, हर कंट्री के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने फ़िलहाल जो डील होनी थी वो नहीं हुई, और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो गए। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हीटेड एक्सचेंज हुआ दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में, और अब स्थिति ये हो गई कि अमेरिका ने पूरी तरह से मदद देना बंद कर दिया है। तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से रसिया जैसी बड़ी कंट्री, ताकतवर देश को कैसे रोक पाना। लेकिन यूरोप जिस तरह से खुलकर एकजुट होकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और पैसे देने का ऐलान कर रहा है, रसिया के लिए भी आसान नहीं होगा। और अभी अब देखिए आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने आज ये डिसीजन लिया है, कल को वो पलट भी सकते हैं, क्योंकि उनको अगर दिखेगा लॉन्ग रन के नहीं हम पीछे छूट रहे हैं, हमारे दोस्त छूट रहे हैं, नाटो के साथ ही जा रहे हैं, पूरा यूरोप जा रहा, बिल्कुल डिप्लोमेसी में तो ये होता ही है। और यदि ऐसा होगा, जेलेंस्की की तरफ से भी ट्रंप को लेकर के हालांकि बातचीत विफल रही, काफ़ी पॉजिटिव बातें कही गई हैं, हालांकि यूक्रेन को ही लेकर के सेंटिमेंटल वो कोट्स देते नजर आए, जिसमें कहा कि यूक्रेन इस युद्ध को झेल रहा है, लिहाजा सिर्फ अमेरिका के कहने भर से इस युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया अजीत, विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो अमेरिका ने बड़े कठोर कदम तो उठा लिए हैं, यहाँ पर टैरिफ लगा दिया गया है, कनाडा, मैक्सिको, चीन, अब अन्य देशों को भी जो एक अवधि दी गई है, जो मोहलत दी गई है, उसके बाद ट्रंप का स्टैंड क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये हकीकत है कि बाजार पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स से लेकर के भारतीय शेयर बाजार की भी बात की जाए तो ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है, बाजार में गिरावट देखी जा रही है। लॉन्ग रन में इसका क्या कुछ रिपरकशन देखने को मिलता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। भारत एक्सप्रेस डिजिटल के लिए मैं प्रीति पांडे।